नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। स्वागत आप सभी का हमारी IPUCET 2026 की इस 20 डेज सीरीज के अंदर। ये 20 डेज सीरीज आप लोगों की चल रही है 19 अप्रैल से लेकर 8 मई 2026 तक। और इस सीरीज के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। हम लोग मेनली इंग्लिश का आप लोगों का जो सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का जो आप लोगों का सेक्शन है, साथ ही साथ में BBA और BCom के बाकी सेक्शंस को भी कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जूनियर्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारी IPUCET 2026 की इस 20 डेज सीरीज के एक नए एपिसोड, एक नए लेक्चर, एक नए दिन के अंदर। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग अभी देख ही रहे हैं, मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, क्वांट्स के क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के BBA, BCom, साथ ही साथ में BMS, इन सभी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है आप लोगों के, वो थोड़ा सा एजुकेशन के अंदर भी आते हैं, मतलब BEd के अंदर भी आते हैं, MBA के रिलेटेड भी आप लोगों के यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मेरे को काफी दिनों से जो आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया एक सेक्शन बच गया है, बस उस सेक्शन को भी कंप्लीट करा दो, क्योंकि इससे हमारा ऑलमोस्ट BBA, BCom, BMS का तो सारा ही चीज कंप्लीट हो रही है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके बाद आप लोगों का ये लास्ट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अपनी IPUCET 2026 की इस 20 डेज सीरीज के अंदर हमने इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश के हमने बहुत सारे PYQs करे हैं, तो आप पहले उनकी वीडियोस को जरूर देखें। फिर हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस की कुछ 90+ क्वेश्चंस करे थे, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें आप लोगों के मोस्टली PYQs भी हैं। साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस के अंदर जो भी पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स है, उन पे मैंने आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चंस बनाए और वो आप लोगों को करवाए हैं, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। इसी के साथ साथ अगर आप लोग BBA या BMS का एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोगों को मैनेजमेंट एप्टीट्यूड की वीडियोस को भी देखना चाहिए। और अगर आप BCom का एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। इस वाली वीडियो को हम लोग वन शॉट रखने वाले हैं, मतलब एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारा कुछ कंप्लीट करवाने वाला हूं। ऑलमोस्ट जितने भी आप लोगों के मैथ्स के टॉपिक्स हैं, LR के टॉपिक्स हैं, प्रीवियसली जितने भी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैक्सिमम जो आप लोगों के टॉपिक्स कवर हो सकते थे, मैंने इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करी है। आज हम लोग काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं, करने वाले हैं। आई नो कि आप लोगों का एग्जाम की जो डेट है वो बहुत ही पास आ चुकी है। अब परसों ही आप लोगों का एग्जाम है। अगर आप लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आज ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज ही अगर आप देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे आज अगर आप देख रहे हैं, चाहे आप लोग एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले देख रहे हैं, मतलब फ्राइडे को इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि BBA का एग्जाम आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट में है और BCom का एग्जाम आई थिंक इवनिंग शिफ्ट में है। और उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ में पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना है। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आप लोगों को दोनों चीज़ों को सिखा दूं अच्छे से। लॉजिकल रीजनिंग के भी हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ मैथ्स या फिर क्वांट्स जो BBA के अंदर आता है, उसके भी काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज़ पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि जो आप लोगों के मन में एक डाउट है कि BCom के अंदर क्या क्वांट्स आएगी या नहीं आएगी। BCom के अंदर सिंपली आप लोगों का सिलेबस क्लियर है। BCom के अंदर आप लोगों को एक इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिलता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे आप लोगों के। इंग्लिश के अलावा आप लोगों का फिर आ जाता है सेकंड सेक्शन जो आप लोगों का स्टार्ट होता है, वो लॉजिकल रीजनिंग का होता है। अराउंड मेरे ख्याल से 25 ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ पे DI, जो कि होता है आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों का हो गया, जैसे कि ग्राफ DI होता है, उसके अंदर आप लोगों का पाई डायग्राम होता है, बार डायग्राम्स होते हैं। उनके बेसिस पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि बहुत हद ईजी होता है, क्योंकि आप लोगों को जस्ट ग्राफ को देख के ही जज करना होता है, तो डायग्राम्स को देख के आप लोगों को जज करना होता है, तो वो थोड़ा बहुत आप लोगों का ईजी हो जाता है। इसके अलावा 35 क्वेश्चन उसके आएंगे, और लास्ट के 15 क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे BCom के अंदर, वो GK के होते हैं। अब इसमें मेरे को ये मत बोलना कि BCom के एग्जाम में कहीं पे भी क्वांट्स आएगा। BCom में नहीं आएगा, सिर्फ BBA एंड BMS के अंदर क्वांट्स वाला सेक्शन आता है, और थोड़ा बहुत आप लोगों का MBA के अंदर ऑब्वियसली बात आएगा। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो आप लोगों के पहले हम लोग थोड़ा सा क्वांट्स या फिर मैथ्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, BBA के एग्जाम में लास्ट ईयर आप लोगों का आया था, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। उसके अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि अगर भैया हम लोग 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 का स्क्वायर करेंगे, एंड कब हम लोग उनका स्क्वायर करेंगे, फिर कब हम उनको ऐड करेंगे और कब हम आंसर निकालेंगे, इफ अगर ऐसे करने बैठ गए, तो आप लोगों का बहुत लंबा समय वहां पे खिंच जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो सिखाने वाला हूं, मोस्टली हम लोग मैथ्स की ट्रिक्स, फॉर्मूलाज को सीखेंगे, जिसके बेसिस पर आप लोग इजीली कर सकते हो, और मैथ्स में क्या क्या चीजें आ रही है। कल का भी पूरा दिन बचा हुआ है फ्राइडे का, और अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ्स को या क्वांट्स को या फिर LR को टच नहीं करा है, लॉजिकल रीजनिंग स्टिल आप लोगों की बहुत ईजी है, जैसे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, उन सब चीज़ों को आप लोग डायरेक्टली उसी टाइम पे टैकल कर सकते हो। बट अगर हम बात करते हैं क्वांट्स और मैथ्स वाले सेक्शन की, जिसके आप लोगों के ऑलमोस्ट 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं BBA BMS के अंदर, उन क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को अपडेटेड BBA का सिलेबस बताया था। उस वीडियो को जल्दी से जाइए और देखिए, वो हमारी IPUCET 2026 की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। उस वीडियो के अंदर अपडेटेड मैथ्स का सिलेबस आप देख लो, और उस सिलेबस को कंप्लीट कर लो। उसके अंदर जो जो टॉपिक्स बताए हैं, एक बार उनको अच्छे से देख लो, तो उससे आप लोगों का काफ़ी सही हो जाएगा। अभी फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ कि कैसे इसको हम लोग
लोगों को सॉल्व करना है। सो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है आप लोगों का n ब्रैकेट में n+1 फिर उसके बाद 2n+1/6। तो ये हमारा एक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे जब भी आप लोग ऐसे कोई भी सीक्वेंस एंड सीरीज दे रखी होती है तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सो आप लोग थोड़ा सा जूम कर सकते हो, यूट्यूब में अब जूम करने का ऑप्शन आ चुका है तो उसको जूम करके आप लोग फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अब देखो मैंने करा क्या है, इस फॉर्मूला को तो मैं लगाऊंगा और साथ ही साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सम अप टू 21 ले रहा हूँ और सम अप टू 10 ले रहा हूँ। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 11 स्क्वायर से लेकर 21 स्क्वायर तक अगर मेरे को चाहिए नंबर्स, ठीक है, जो भी मेरे को मतलब 11 का स्क्वायर चाहिए और साथ साथ में 21 का स्क्वायर चाहिए और उनके बीच में जो भी है उनको सबको ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 21 का जो स्क्वायर होगा वो निकाल लूँगा, मतलब 21 का जो हमारे 21 तक जो भी हमारे सम होंगे उनको निकाल लूंगा, उसमें से मैं 10 तक का हटा दूंगा। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा स्क्वायर्स को हटा दें और नॉर्मल नंबर्स की उस पर इस क्वेश्चन को समझे तो मेरे को अगर निकालना है 11 से लेकर 21 तक का, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं 21 में से जो हमारा जो 10 तक का है उसको माइनस कर दूंगा, जो बचेंगे 11 उनको मतलब 11 से लेकर 21 वो वाला मेरे को मिल जाएगा पोर्शन। सो इस वाले में हम लोग वही कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया सम अप टू 21 के अंदर, जिसमें 21 को मैंने n माना। सो 21 मल्टीप्लाई कराया मैंने n+1, n+1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 2n+1, 2n+1 कितना हो जाएगा 42+1 मतलब 43 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने वो किया है। और अगर हम लोग फिर माइनस के बाद वाली साइड देखेंगे जो कि हमारा सम अप टू 10, उसके अंदर मैंने क्या किया, n को माना है मैंने 10, n इज इक्वल्स टू 10। फिर वहाँ पे मैंने 10 लिया, 11 लिया और 21 लिया है, उनको मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो, फिर दोनों को अलग अलग निकाल दो। अलग अलग आंसर आ रहे हैं 3311 और दूसरा आ रहा है 385। उन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2926। इफ अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाऊं, क्वेश्चन में आप लोगों को था ए पार्ट, तो ए पार्ट आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। ओएमआर के अंदर आप लोगों को ए पार्ट को वहाँ पे सर्कल लगा के आना है। आते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 55। ये भी आप लोगों का 2025 का क्वेश्चन है। सो ये आप लोगों को कैसे करना है, इसके अंदर भी बच्चों को दिमाग में नॉर्मल एक बच्चा होगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि इसने बोला है सम निकालो 35 से लेकर 55 तक के सारे नंबर्स का। अब 35 से 55 के बीच में मतलब 36 से लेकर 54 तक जो भी आप लोगों के सारे डिजिट सारे नंबर्स आ रहे हैं उनका मेरे को यहाँ पे सम निकालना है, उन सबको ऐड करना है। अब एक एक करके ऐड करने बैठोगे तो वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि IPU-CET के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ना ही आप लोगों को कोई स्क्रीन मिलने वाली है। पेपर पे आप लोग फिजिकल फॉर्मेट में करने वाले हो तो करने बैठोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन खिंच जाएगी और गलत भी हो जाएगा तो आंसर ऊपर नीचे हो सकता है आप लोगों का। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, उसको कैसे निकालना है आइए देखते हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो एवरेज लो और नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब एवरेज कैसे निकाली जाएगी, एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 36 + 54 मैंने कर दिया, क्योंकि 36 से 54 ही नंबर है, तो 36 + 54 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, उसकी एवरेज आ जाएगी। तो उन सभी नंबर्स की एवरेज आ रही है 45 एवरेज आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल के आ रही है उनको काउंट कर लो, 36 से लेकर 54 तक 19 टर्म्स आप लोगों की होती है। 19 टर्म्स आ गई और 45 मेरा एवरेज आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली क्या करना है, एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा जो कि है 855। अगर ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस में हमारा ए पार्ट था। सो अगेन यहाँ पे हम लोग ए पार्ट को सर्कल करके आएंगे OMR शीट के अंदर। आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और आप लोगों से पूछना चाहूँगा बच्चों कि आप लोगों को BBA और BCom की 2025 वाले पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दें। मेरे को आज जितने भी कमेंट्स मिलेंगे मैं उसी के बेसिस पे कल फ्राइडे वाले दिन वीडियोस को उसी हिसाब से डालूंगा, क्योंकि कल वाला दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल एक वीडियो आप लोगों को ऐसी मिल जाएगी या फिर एक लाइव स्ट्रीम में हो सकता करूंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, वो थोड़ा सा हम लोग शाम के टाइम कर लेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकिन डालना चाह रहा हूँ BBA एंड BCom की एक डिटेल्ड एनालिसिस पेपर रिव्यू वीडियो। सो इफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दें और भर दें कमेंट सेक्शन को। इसी के साथ साथ इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ डिवीजन ऑपरेशन द डिवाइजर इज 5 times द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 15 देन व्हाट इज द डिविडेंड। अब जैसा कि आप लोगों को बताइए, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये हमको ये सारी चीज़ें मिलती है। डिवाइजर होता है, एक क्वोशिएंट होता है हमारा, एक रिमाइंडर होता है, और यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है, आप लोगों को पूछा गया कि डिविडेंड आप लोगों को पता करना है और रिमाइंडर हम लोगों को बस दे रखा है 15। सो अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सो आइए इस वाले क्वेश्चन का भी हम आंसर निकालना सीखते हैं। इसके अंदर रिमाइंडर दे रखा है मेरे को 15, डिवाइजर निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब रिमाइंडर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ठीक है, 2 मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा था, 2 मेरे को उसने बोला हुआ था कि क्वोशिएंट एंड द डिवाइजर इज 5 times द क्वोशिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। तो डिवाइजर के बारे में मेरे को क्या देखा था, रिमाइंडर का ट्वाइस है, तो मैंने बस यहाँ पे वही चीज़ करी है, तो मैंने 2 × 15 करा इज इक्वल्स टू 30 आ गया। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन निकालने के लिए उसने बोला था उसका वो 5 times, तो उसको मैंने उल्टा कर दिया, मैंने यहाँ पे 30 को 5 से डिवाइड कर दिया, जिससे मेरा क्वेश्चन निकल गया है 6। सो अब मेरे पास 3 चीज़ें आ चुकी है, रिमाइंडर 15, डिवाइजर 30 और क्वोशिएंट 6। सो अब इसको हम लोग सिंपली लगा देंगे हमारे डिविडेंड वाले उसके अंदर। सो हम लोग डिविडेंड निकाल सकते हैं। डिविडेंड के फॉर्मूला लगाते ही 30 × 6 करेंगे, 30 हमारा क्या है यहाँ पे डिवाइजर, तो
डिवाइजर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वेश्चन से और जो आएगा उसको मैं प्लस कर दूंगा रिमाइंडर में। सो मेरा डिविडेंड निकल के आएगा 195, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। सो इस वाले के अंदर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग जो हमारी OMR शीट होगी उसके अंदर मार्क करके आएंगे। आप लोगों का एग्जाम 2.5 आवर्स का होने वाला है, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। वो 2.5 घंटे आप लोगों को बहुत सोच समझ के, वो जो 150 मिनट होंगे आपको बहुत सोच समझ के अपने खर्च करने हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, या फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत कम टाइम है। सो भाई देखो, अपने टाइम को स्ट्रैटेजिकली प्लान करके चलना है। वो सब चीज़ों की बातें हम वैसे कल करेंगे वीडियो के अंदर या फिर लाइव स्ट्रीम के अंदर। अभी फिलहाल आते हैं हम लोग हमारे चौथे क्वेश्चन के ऊपर। अगेन एक और PYQ आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, जो कह रहा है स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑडिटोरियम आर आस्क्ड टू स्टैंड इन अ रो, या फिर बेसिकली रोज में स्टूडेंट्स को खड़े होने के लिए कहा गया है। एक रो नहीं है, ज़्यादा रोज है। कह रहा है इफ देयर वर 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 4 लेस रोज। तो कह रहा है अगर हर एक रो के अंदर 4 बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो 4 रोज कम है। However, if 2 students were less in each row, there would be 4 more rows. अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 2 बच्चों को कम रख रहा हूँ तो उससे क्या पता चल रहा है कि 4 रोज जो है वो एक्स्ट्रा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम इज, तो कितने बच्चे हैं वहाँ पे, 80, 96, 100 या फिर 128। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू आर एंड लेट द स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल्स टू एस। तो मैंने रोज को मान लिया है आर और स्टूडेंट्स को मान लिया है एस। आप इसको ए बी भी मान सकते हो और XY भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अभी हम लोग आते हैं टोटल स्टूडेंट्स पे। टोटल स्टूडेंट्स के लिए सिंपली क्या करूंगा मैं, जितनी रोज है और जितने बच्चे रोज के अंदर प्रेजेंट है उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो RS की एक इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इफ 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन ईच रो देन 4 फ्यूअर रोज, तो जो उसने पहली चीज बोली है मैंने उसके हिसाब से एक इक्वेशन बनाई। मतलब अगर मैं R-4 कर रहा हूं और S+4 कर रहा हूं तो वो हमारा RS के बराबर निकल के आ रहा है, जिससे मेरे को एक इक्वेशन पता चल रही है। उसको पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी R-S इज इक्वल्स टू 4। तो मैंने उसको एक इक्वेशन 1 का टैग दे दिया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, उसने बोला था अगर 2 बच्चे कम आते हैं हर एक रो के अंदर तो 4 रो ज़्यादा निकल के आएगी। सो मतलब R+4 हो जाएगा और स्टूडेंट्स -2 हो जाएगा, जो कि हमारा RS आ जाता है। सो इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगी -R+2S इज इक्वल्स टू 4। अब मेरे पास 2 अलग अलग इक्वेशंस आ गई हैं। दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग साथ में रखेंगे तो हम लोगों को S और R की वैल्यू पता चल जाएगी। एलिमिनेशन मेथड लगा दो या फिर कोई भी मेथड से सिंपली दोनों को साथ में रखोगे तो आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी किसकी, S की। S की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। S की वैल्यू मिलते ही पहली वाली इक्वेशन में आप S को 8 मान लो तो आप लोगों को R की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी 12। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास स्टूडेंट्स भी आ गए और हमारे पास रोज भी आ गई है। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रोज मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स करेंगे तो हमारा टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जो कि आ रहा है 96। सो इस वाले सॉल्यूशन को पूरा अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन जब आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे डर जाते हैं और उसको स्किप करके आते हैं। ऐसे आसान क्वेश्चन को आप लोगों को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग चलाना और ईजिली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। बस देखो, जो क्वांट्स वाला सेक्शन है, जो 20 क्वेश्चन के अराउंड क्वांट्स के आप लोग आएंगे, उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग चलाओगे ना BBA और BMS के अंदर, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। बीकॉम वाले बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा जस्ट आगे मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। LR के क्वेश्चन हम वीडियो में थोड़ा सा आगे करेंगे, तो आप लोगों को जस्ट जहाँ पे भी बीकॉम के LR वाले क्वेश्चंस दिखते हैं आप वहाँ से वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कह रहा है हम लोगों को LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 16 टाइम्स देयर HCF। अगर मैं दो नंबर्स लेता हूँ और उनका HCF निकालता हूँ तो उसका 16 टाइम्स होगा उनका LCM। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज, अगर मैं दोनों का सम निकालता हूँ, जो भी मैंने LCM निकाला और जो भी मैंने HCF निकाला उसका अगर मैं सम निकालता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ तो 850 आएगा। अगर पहला नंबर 50 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्या वो 800 होगा, क्या वो 1200 होगा, क्या वो 1600 होगा, या फिर क्या वो 2400 होगा। आइए जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, HCF को मैं मानूंगा H और जो LCM है मैंने बोला था वो 16 टाइम्स है उसका, तो मैं कर दूंगा उसको 16H। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। LCM और HCF का सम निकालने में कितना आ रहा था, 850। ये भी मैंने सिंपली क्वेश्चन से देख के गिवन चीजें लिख दी। आगे वो बोल रहा था मेरे को 16H प्लस H अगर मैं करता हूँ, अब देखो ये 16H प्लस H उसने बोला नहीं है, उसने सिंपली क्या बोला था, LCM और HCF को जोड़ेंगे तो 850 आएगा। LCM मैंने ऊपर कितना माना है, 16H माना है, तो बस मैंने वहाँ पे उनके नामों की जगह पे उनकी जो मैंने लेट किया था चीज़ों को, उनको मैंने पुट कर दिया। तो 16H प्लस H इज इक्वल्स टू 850। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा H का 50। मतलब हमारे पास HCF आ चुका है 50। LCM निकालेंगे, वो उसका 16 टाइम्स है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 16 से, हमारा LCM आ जाएगा 800। अब दूसरी चीज़ हमने क्या करी, एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। सो इस फॉर्मूला को मैं पुट करूंगा, जिसमें मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकाला। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना आ रहा है हमारा, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हम लोगों को निकालना है।
HCF और LCM दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 800 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 40,000 हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। मतलब जो भी मेरे दो नंबर होंगे ना, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 40,000 निकल के आ रहा है। एक नंबर मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 40,000, मतलब उसके प्रोडक्ट को अगर मैं उस नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, क्या मेरे को दूसरा नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। सो 40,000 को अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूँ तो अगेन मेरे पास घुमा फिरा के यही नंबर आ जाएगा, जो कि हमारा 800। ठीक है, तो 800 ही उसका कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 800 ही LCM भी आ रहा है और 800 ही हमारा सेकंड डिजिट भी है, सेकंड नंबर भी है। सो ये हमारा ऐसे निकल के आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम लोगों का अगेन एक PYQ है। ये जो था थोड़ा सा क्रिकेट के रिलेटेड था। कह रहा है अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 12 इनिंग्स। उसने 12 इनिंग्स खेली हुई है, 12 मैचेस खेले हुए हैं। जो लड़कियां हैं, अगर आप लोग नहीं देखते क्रिकेट, या फिर जो भी ऐसे भी बच्चे हैं, मतलब जो मेल स्टूडेंट्स भी हैं जो क्रिकेट नहीं देखते, उनको मैं अच्छे से थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, वो कह रहा है एक बैट्समैन है, ठीक है, उसने 12 मैचेस खेले और 12 मैचेस के बाद उसकी कोई एक एवरेज बनी होगी। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज तो एक सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, उसका तो क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको उस कंसेप्ट में लेके चलो कि एवरेज तो हम लोगों ने नॉर्मल चैप्टर पढ़ा हुआ है, वही है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसने 12 मैचेस खेले। अब मान लो हर एक मैच में उसने कुछ ना कुछ रन बनाए होंगे, तो 12 मैचेस की जो उसके रन्स हैं उनका कुछ एक एवरेज निकाल सकते हैं हम 12 से डिवाइड करके, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वो एक सर्टेन एवरेज होगी, x मान लेते हैं उसको। इन 13th इनिंग, तो उसने जो 13th मैच खेला है उसमें उसने 96 रन्स और बना दिए हैं। तो जितने भी उसकी एवरेज आई होगी उसमें मैं प्लस करके 13 से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे हमारे को 13th इनिंग के बाद या 13th मैच के बाद की एवरेज पता चल जाएगी। सो आगे कह रहा है, बट उसने मेरे को देखो क्लियरली बता दिया कि उसने जो 13th मैच खेला उसमें उसने 96 रन बनाए हैं, और दूसरी चीज़ उसकी जो एवरेज है वो 5 रन से बढ़ रही है। तो कह रहा है 13th इनिंग में उसकी एवरेज होगी कितनी? अब जो फाइनल एवरेज होगी वो होगी कितनी? क्या वो 64 होगी, 48 होगी, 36 होगी या 72 होगी? तो इसके लिए मेरे को निकालनी पड़ेगी 12 इनिंग्स की जो एवरेज होगी वो। तो आइए जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपली इंक्रीज इन एवरेज आफ्टर 13th इनिंग इज 5। तो हम लोगों को पता चल गया था कि 5 रन से बढ़ रही है उसकी एवरेज। और इसके अलावा टोटल रन अगर मेरे को निकालने हैं वो कैसे निकालूंगा? सिंपली देखो 13th इनिंग 13 इनिंग्स थी और 5 उसकी एवरेज बढ़ रही है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे मुझे पता चल गया कि 65 रन होने चाहिए। अगर उसने 96 रन स्कोर करे हैं तो 96 को मैं 65 से माइनस करूँगा। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि उसकी ओल्ड जो एवरेज थी वो थी 31। तो यहाँ पर मेरे पास ओल्ड एवरेज निकल के आ गई। ठीक है, ओल्ड एवरेज जैसी निकल के आई उसमें मैंने 5 रन को ऐड किया तो मेरे को न्यू एवरेज पता चल जाएगी। न्यू एवरेज कितनी आ गई? अब 36 आ गई, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पे मार्क करके आएंगे। आई होप आप लोगों को अभी तक के जितने क्वेश्चंस कराए हैं सारे समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप लोगों को किसी भी चीज़ में एडमिशन्स के अंदर साथ ही साथ में कहीं पे भी CET एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, मुझे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और मुझसे चैट करो। मैं आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। चाहे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आ रहा हो, चाहे वो किसी कोर्स के रिगार्डिंग आ रहा हो, कुछ भी डाउट हो इस नंबर पर मेरे को कॉन्टैक्ट करो। आगे चलते हैं। Question number 7. In how many different ways can 5 players be arranged in a line such that 2 of them, Mohit and Mukul, are never together? तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रहा है मेरे पास 5 अलग अलग प्लेसेस है और मेरे को 5 अलग अलग बच्चों को बैठाना है, लेकिन उसमें से 2 बच्चे हैं मोहित और मुकुल, और उनको मेरे को कभी भी साथ नहीं बैठाना है। सो कितने ऐसे वेज बनेंगे जिसमें ये दोनों साथ ना बैठ पाए? देखो, अगर मैं सिंपली देखना चाहूँ कि मेरे को 5 सीट्स अवेलेबल है, पहली सीट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। दूसरी सीट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? एक को अगर मैं पहली भी बैठा दूंगा तो दूसरी के लिए कितने बचेंगे? 4 ऑप्शन। तीसरी सीट के लिए 2 ऑलरेडी बच्चे मैं बैठा चुका हूँ तो मेरे पास अब सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे। चौथी सीट के लिए सिर्फ मैं 3 बच्चे बैठा चुका हूँ तो सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, और लास्ट सीट पे तो ऑब्वियसली जो बच्चा बचेगा वो बैठेगा। सो अगर मैं पांचों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कर देता हूँ, सो आंसर नॉर्मली आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 120। बट क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि मेरे को ऐसा बताओ जिसमें मोहित और मुकुल कभी भी साथ ना बैठ पाए। तो मैंने टोटल वेज बताए कि 120 वेज टोटल निकल के आ जाएंगे अगर आपके पास 5 बच्चे और 5 सीट्स है तो। बट अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कि मोहित और मुकुल जब साथ ना बैठ पाएँ तो वो कैसे होगा। उसके लिए देखो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर कभी भी बोलता है 2 बंदों को साथ नहीं बैठाना तो इस फॉर्मूला को लगाओ, आंसर निकल जाएगा। n फैक्टोरियल, अब ये जो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल, या आप लोग आगे BBA के अंदर पढ़ने वाले हो मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक बार फिर भी बता दिया कि इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। सो n फैक्टोरियल का क्या मतलब है? अभी देखो मैंने n की जगह पे किसको रखा? मैंने 5 को रखा है क्योंकि n क्या है मेरा 5 है। ठीक है, तो पहले हमने सिर्फ अभी वैल्यूज पुट करो, तो 5 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 कितना हो गया, मतलब 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अभी मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। अब इस फैक्टोरियल को ओपन अप कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ। इस फैक्टोरियल को ओपन अप ऐसे करते हैं, ये जो 5 फैक्टोरियल है ना, इसको आप लोगों को पूरा 1 तक लेके जाना है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। मतलब 5 के बाद क्या आता है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो मेरे को 1 पे जाके रुक जाना है। सेम मेरे को 4 फैक्टोरियल के साथ करना है, 4, 3,
2 1 चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, तो उसका आंसर तो 2 ही आ जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में 1 तक लेके जाना, ठीक है। सो 5 फैक्टोरियल कितना आ रहा है 120, जो कि अभी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, और 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 48, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 72, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग OMR शीट के अंदर मार्क करके आएंगे। आगे चलते हैं हम लोग हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तब हम लोगों से क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को कह रहा है 2 packs ऑफ कार्ड्स आर थॉरोली मिक्सड एंड शफल्ड एंड 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द कार्ड्स आर ड्रॉन आर किंग्स। तो बेसिकली कह रहा है देखो मेरे पास ना 2 अलग अलग पत्तों के वो हैं, मतलब कार्ड्स के मेरे पास 2 अलग अलग वो हैं, डेक है। सो अब एक के अंदर कितने होते हैं 52 होते हैं, 2 के अंदर कितने होंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे हम लोग, है ना। आई थिंक सो 52 ही होते हैं ना, हाँ बिल्कुल। अभी इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, साथ साथ में देखो अभी 52 कार्ड्स होते हैं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 104 हो गए, तो टोटल कार्ड्स मेरे पास कितने अवेलेबल है 104। एक पूरे डेक के अंदर कितने किंग्स होते हैं, सिर्फ 4 ही किंग्स होते हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगेन 2 से, क्योंकि 4 और 4 दोनों के अंदर होंगे तो 8 किंग्स हो जाएंगे। सो अब मेरे को पता चल गया, देखो अगर उसने सिर्फ किंग के लिए मेरे को प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है और वो कह रहा है एक के बाद एक आपने कार्ड निकाला है, उसने एक साथ कार्ड्स नहीं निकाले, उसने एक के बाद एक निकाला है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग, कि पहला कार्ड किंग होना चाहिए, तो 8 मेरे पास किंग्स है और 104 मेरी टोटल है। सिंपल जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगता है, ऊपर हम लोग रखेंगे जितने भी हम लोगों को चीज़ें चाहिए और नीचे हम लोग टोटल रख देंगे। सो बस नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर रख दिए और जितना टोटल फेवरेबल है वो उसको हमने नीचे रख दिया, तो 8/104 कर देंगे। पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई, दूसरा कार्ड भी किंग होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि देखो पहले बारी में हमने किंग अगर निकाल लिया, सो दूसरी बारी में एक किंग कम हो चुका है और एक कार्ड कम हो चुका है, सो दूसरे के लिए 7/103, दोनों में से एक एक माइनस कर दिया। थर्ड के लिए अगेन एक एक माइनस हो जाएगा, सो 6/102। अब तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो और आप लोगों का एक आंसर निकल के आएगा, जो कि आएगा 336 डिवाइडेड बाय 1092624। इसको थोड़ा सा और अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 14/45526। अब हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन होगा पक्का पिछले साल बच्चे फंस गए होंगे, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी होगी। और देखो इसका जो आंसर आप लोगों का वो आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी आई थिंक इसका आंसर बन रहा है 45526। सो नहीं, हाँ 45526, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर था। बट ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, बहुत इसमें बच्चे फंसे होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बट ये जो ऑप्शन से मैच करना है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबा है, और उसको सॉल्विंग करना, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना वो थोड़ा सा लंबा है। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसमें आप ट्रिक्स नहीं लगा सकते हो, सिंपली सॉल्व ही करना पड़ेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप लोगों से पूछ रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500। एक कोई गांव में लेके आऊँ आप लोगों के लिए जिसकी करंट पॉपुलेशन है 5500। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेज बाय 11%, जो नंबर ऑफ मेल्स है आदमियों की जो संख्या है वो 11% से अगर मैं बढ़ा दूं और जो औरतों की संख्या है उसको मैं 20% से बढ़ा दूं, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 6330, 6330। व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इन द विलेज। तो पूछ रहा है कि फीमेल्स अभी कितनी होंगी, ठीक है। हमको ये नहीं बताया कि पहले कितनी थी, पहले का रेशियो नहीं बताया, पहले बस टोटल बता दिया 5500 था। सो x + y = 5500 हम लोग को दे दिया है, बट वो बता रहा है कि उसमें मेल्स को 11% और फीमेल्स को अगर 20% से बढ़ा रहे हैं, तो अब नई रेशियो निकल, नई जो पॉपुलेशन आ रही है वो 6330 है, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें फीमेल्स कितनी है नई पॉपुलेशन के अंदर। सो आइए जानते हैं फीमेल्स कितनी होगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट द प्रेजेंट मेल्स बी m, और जो फीमेल्स हैं उनको हम लेंगे f। सो m + f, पहली इक्वेशन क्या बन रही थी 5500। दूसरा उसने बोला मेल्स को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 11% से, जो हो जाएगा 1.11m, ठीक है। तो और फीमेल्स को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 20% से, वो हो जाएगा हमारा 1.20f, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको सिर्फ परसेंटेज को नॉर्मली लिख रहे हैं, तो वो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग आते हैं दूसरी इक्वेशन बनाने पे, सो अगर जो नई इक्वेशन बन रही है जिसमें हम लोगों को करंट पॉपुलेशन पता चल रही है 6330, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंक्रीज्ड जो हमारे मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन है उनको मैं ऐड कर दूंगा। सो 1.11m + 1.20f, मतलब 1.20 फीमेल्स इज इक्वल्स टू 6330, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या बात करें, आगे हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोगों को पता चल गया कि m की वैल्यू कितनी आ रही है इक्वेशन 1 में, थोड़ा सा जस्ट हम लोग RHS LHS को इधर उधर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा m आ रहा है 5500 - f। सो उसी चीज़ को मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 के अंदर, और इक्वेशन 2 को पूरा सॉल्व करते हुए मैं फीमेल की पॉपुलेशन निकाल लूंगा, जो कि आ रही है 2500, ठीक है। तो 2500 हमारा आंसर आ जाएगा, 2500 है ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग वहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब ये भी देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा नहीं है, सॉल्यूशन बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, सॉल्यूशन आप लोगों का ईजिली निकल जाएगा, ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का थोड़ा सा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। तो इसमें कह रहा है बाय सेलिंग 8 डजन पेंसिल्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल, व्हाट इज द गेन। तो कह रहा है अगर वो 8 डजन पेंसिल्स को बेचता है, शॉपकीपर को गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स का, तो कह रहा है कि आपका गेन कितना होगा वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। सो ये भी आप लोगों को PYQ है, आइए जानते हैं गेन कितना होगा। कह रहा है कि
अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 8 डजन पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन का, सो हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डजन इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स, बिल्कुल कह सकते हैं। और गेन कितने का होगा, गेन फिर उसको हम लोग 8 डजन को उससे सेलिंग प्राइस से उसको वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 यूनिट। सो गेन कितना हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है हम लोगों को। इसी से हम लोगों को देखो, हमको सेलिंग प्राइस पता चल गया 8 यूनिट, गेन पता चल गया मतलब प्रॉफिट पता चल गया 1 यूनिट। सो सेलिंग प्राइस माइनस गेन करेंगे तो कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पे 7 यूनिट की। अब इसी के साथ साथ वो कह रहा है मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो वो कैसे निकालेंगे, 1/7 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, ऊपर की साइड पे हम लोग रखते हैं हमारा जो भी हम लोगों को, देखो नीचे की साइड पे आप लोग रखोगे कॉस्ट को और ऊपर की साइड पे रखोगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना था 1 या फिर गेन कितना था 1, सो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करने से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है, जो क्या आ रहा है 14.2% या फिर ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस वाले क्वेश्चन के अंदर करेक्ट होगा। हम OMR के अंदर ऑप्शन नंबर डी को ताला मार के आ जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग हमारे नए क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हम लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कह रहा है राम कंप्लीट 60% ऑफ अ टास्क इन 15 डेज एंड देन टेक्स द हेल्प ऑफ रहीम एंड रेचल। रहीम इज 50% एज एफिशिएंट एज राम एंड रेचल इज 50% एज एफिशिएंट एज रहीम इज। इन हाउ मेनी डेज मोर डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। बेसिकली यहाँ पे देखो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम एंड एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है राम कंप्लीट कर चुका है 60% ऑफ द टास्क को, मतलब 40% टास्क बाकी है और 15 दिन में उसने करा है। हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले राम की एफिशिएंसी निकालनी है, और रहीम है उससे आधा और जो रेचल है वो राम से भी आधी है, मतलब रेचल जो है राम इज, हाँ जो रेचल है वो बेसिकली रहीम से भी आधी है, ठीक है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सॉल्व करने का देखते हैं कैसे करेंगे। तो राम कंप्लीट 60% वर्क इन 15 डेज, इससे हम लोगों को एफिशिएंसी पता चल जाएगी राम की, जो कि है 4% की। 60 को डिवाइड कर दो 15 से, एफिशिएंसी आ जाएगी आप लोगों की 4% की, ठीक है। रहीम की एफिशिएंसी उसकी आधी है तो वो हो जाएगी 2%, और रेचल की एफिशिएंसी उसकी भी आधी है तो वो हो जाएगी 1%। तो टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी तीनों की कितनी हो जाएगी 7% की। वर्क लेफ्ट कितना है 40% का। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम लोग को टाइम पता चल जाएगा। सो हम लोग कैसा फॉर्मूला लगा रहे हैं, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। वो फॉर्मूला लगा रहे हैं और उससे हमारा आंसर आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय 7 डेज, ठीक है। वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो इसका आंसर बेसिकली आपका डी होना चाहिए था लास्ट ईयर, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर दिया गया था, जो आप लोगों के आंसर किया थी उसमें भी नन ऑफ दीज ही था। अभी आता है हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से पूछ रहा है वाटर टैंक हैज़ 3 टैप्स। एक वाटर टैंक है जिसमें 3 अलग अलग नलके लगा रखे हैं, ए बी और सी। कह रहा है ए फिल्स 4 बकेट्स इन 24 मिनट्स। अगर ए 4 बकेट्स को 24 मिनट के अंदर भर रहा है, बी 8 बकेट्स को 1 घंटे में भर रहा है और सी 2 बकेट्स को आधे घंटे में भर रहा है। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर मैं तीनों टैप्स को एक साथ खोल देता हूँ, अ फुल टैंक इज एम्प्टीड इन 2 आवर्स, और 2 घंटे के अंदर पूरा जो टंकी है हमारी वो खाली हो जा रही है। इफ अ बकेट कैन होल्ड 5 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो हम लोगों को टैंक की कैपेसिटी बतानी है, टंकी की कैपेसिटी बतानी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे तीनों का आप लोगों का बकेट पर मिनट की कैपेसिटी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ ए 4 बकेट भर रहा है 24 मिनट में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक बकेट 6 मिनट में भरी जा रही है, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर 8 बकेट भरी जा रही है 60 मिनट में, तो 2 बकेट्स पर मिनट पर 15 मिनट भरी जा रही होगी, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको अगर आप और 1 बकेट पर 7.5 मिनट्स कहना चाहते हो तो वो भी कह सकते हैं, वो भी सही कहलाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं सी फिल्स 2 बकेट्स इन 30 मिनट्स, तो वो हो जाएगा 1 बकेट पर 15 मिनट्स। आगे देखते हैं तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि देखो तीनों अलग अलग आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा 1/6, एक आ रहा है 2/15, एक आ रहा है 1/15। तीनों का एलसीएम निकाल लो तो वो आ जाएगा आप लोगों का 11 बकेट्स पर 30 मिनट्स। फिर उसके बाद टैंक हम लोगों को कह रहा है कि वो 2 घंटे मतलब 120 मिनट के अंदर खाली कर दे रहा है। सो टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे इनके एलसीएम से, जो कि आ रहा था 11/30, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद 44 बकेट्स की कैपेसिटी हम लोगों को पता चल जा रही है। अब 44 बकेट्स की कैपेसिटी है और एक बकेट अगर 5 लीटर की है, सो मल्टीप्लाई कर दो, टैंक की कैपेसिटी आ गई 220 लीटर। अब ये जो 220 था आप लोगों को लास्ट ईयर के आंसर की में था ही नहीं, तो आप लोग यहाँ पे नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो किसको मार्क करोगे, 220 से सबसे क्लोज क्या है 240, तो 240 को मार्क कर सकते थे लास्ट ईयर। और ये अगर किसी बच्चे ने लास्ट ईयर क्लेम किया होगा तो इस क्वेश्चन को पक्की बात है बच्चों को इसके फ्री के नंबर दिए गए होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आप लोगों का थोड़ा सा स्पीड एंड डिस्टेंस पे आ गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे। अ मोटर बोट टेक्स 2 hours टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो एंड इट टेक्स 6 hours टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द वाटर फ्लो। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का आपका कंसेप्ट चलता है। अगर जिस बहाव में पानी जा रहा है, जो वाटर का फ्लो है, उसी डायरेक्शन में अगर हमारी बोट चलेगी, सो उसको हम बोलते हैं सीधा सीधा जा रहा है, वो उसके साथ साथ जा रहा है, ठीक है, उसमें हेल्प होती है। और अगर वो उल्टा जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब मान लो पानी जा रहा है लेफ्ट की साइड पे और हमारी बोट चल रही है उल्टा, सो उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं डाउनस्ट्रीम बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अब आप लोगों का आ जाता है डाउनस्ट्रीम में, आई थिंक उसको हम लोग अपस्ट्रीम बोल देंगे। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे आंसर देखते हैं। यहाँ पे आप
लोगों से बोला गया है। डिस्टेंस है 9 किलोमीटर का। डाउन स्ट्रीम की अगर मैं स्पीड निकालता हूँ वो हो जाएगा 9/2। डाउन स्ट्रीम की स्पीड मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 9 तो मेरा डिस्टेंस ही है और वो 2 घंटे ट्रैवल करने में लगा रहा है, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि वाटर की डायरेक्शन में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम कौन सा होता है हमारा, वाटर फ्लो की डायरेक्शन, और ऑपोजिट हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, क्योंकि ऊपर जाना बोट के लिए टफ होता है ना, सो इस वजह से अपस्ट्रीम बोलते हैं। दूसरा आ गया हमारा 9/6 करेंगे तो हमारा अपस्ट्रीम का आ गया। अपस्ट्रीम की अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो स्पीड होगी हो जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर की। तो ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर। सो एक की स्पीड आ गई 4.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की आ गई 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब सिंपली अगर मेरे को स्पीड निकालनी है एक स्टिल वाटर के अंदर, तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला लगाएंगे उसके अंदर, डाउन स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर दो अप स्ट्रीम की स्पीड से और डिवाइड कर दो 2 से, आंसर आ जाएगा। सो डाउन स्ट्रीम की हमारी जो स्पीड है वो है 4.5 और अप स्ट्रीम की है 1.5, दोनों को प्लस करेंगे और 6 आएगा, 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, सो 3 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर था इस वाले क्वेश्चन का। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 88। 88 से डिवाइड होने वाला लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमको बताना है। सो देखो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, 9999, 4 डिजिट नंबर लार्जेस्ट, ठीक है, बट हम लोगों को बताना है 9988, 9944, 9966 या फिर 4/8, इन चारों में से हमारा कौन सा सही है, डिविजिबल बाय 88 और लार्जेस्ट होना चाहिए। सो देखो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है 4 डिजिट वाला, वो जो मैंने आप लोगों को बताया 9999। फिर इसके अलावा इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ 88 से। सो 9999 को अगर मैं 88 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 113.62। इतना आप लोगों को कर देना है, ये तो बहुत ईजी पीजी चीज़ है। फिर उसके बाद अगर मैं 88 को 113 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 9944, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, मेरे ऑप्शन नंबर बी है एंड एकदम करेक्ट है, तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे। और अगर आप लोगों को अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि आंसर आप लोगों को 113.62 आ रहा था, सो अगर आप अपनी तसल्ली के 114 से भी मल्टीप्लाई करोगे सो वो 10,000 की रेंज में आएगा, जो कि हमारी रेंज है ही नहीं। हमको चाहिए 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बीकॉम दोनों के अंदर आ सकते हैं। ये जो आप लोगों का है अगेन एक पीवाईक्यू है। अगर मैं मेन को लिख रहा हूँ 9364 और डियर को लिख रहा हूँ 8532, सो रेन का कोड क्या होगा। अब इसमें मेरे को क्लियरली पता चल रहा है, अगर मैं आर की बात करता हूँ तो आर मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं डियर के कोड से 2 आ जाता है। अगर मैं ए ढूंढता हूँ तो ए मेरा आ जाएगा यहाँ पे 3, और अगर मैं आई ढूंढता हूँ तो आई मेरा आ जाएगा 6, और अगर मैं एन ढूंढता हूँ तो वो आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे देखो मैंने आंसर दे दिया है, ए आ जाएगा 3, आई आ जाएगा 6, एन आ जाएगा 4 और आर आ जाएगा 2। सो 2364 मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का नया क्वेश्चन है। सो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है सीरीज को आप लोगों को कंप्लीट करना है। एक नंबर दे दिया मैंने 240, दूसरा नंबर मैंने दे दिया आप लोगों को ब्लैंक, तीसरा मैंने दे दिया 120, फिर आता है 40, फिर आता है 10। अगर आप इसमें माइनस करके देखोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 40 - 10 करेंगे तो हम लोग वहाँ पे 30 पाएंगे, 120 - 40 करेंगे तो वहाँ पे 80 आ जाएगा, और दोनों के बीच में ऐसा कोई आप लोगों को डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट डिवाइड करके देखोगे तो आप लोगों को कहने का थोड़ा सा यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ डिवाइड करने पे एकदम सही बैठ रहा है। कि अगर मान लो दूसरे पे मैं 180 को रखना चाहता हूँ, 180 तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैं 240 को जिस भी नंबर से डिवाइड कर दूँ 180 नहीं आने वाला है। बट 240 को अगर मैं क्या 1 से डिवाइड करता हूँ तो 240 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर 240 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या 120 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 120 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या 40 आएगा, बिल्कुल आएगा। 40 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सो बस यहाँ पे वही चीज़ लगाई है। सो आइए देखते हैं इस वाले को। इसके अंदर हम लोग सक्सेसिव डिवीजन देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। सो हमारी क्या पूरी की पूरी सीरीज बनेगी 240, 240, 120, 40 और 10, ये हमारी कंप्लीट सीरीज बनेगी। सो आप लोग आंसर देख सकते हैं, आंसर्स मैंने आप लोगों को दे ही रखे हैं। आगे चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो आप लोगों से पूछ रहा है इफ द सेकंड संडे ऑफ अ मंथ फॉल्स ऑन 8। तो कैलेंडर प्रॉब्लम का यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि सेकंड संडे है वो 8 तारीख को आ रहा है, व्हाट इज द डेट ऑफ 4th डे आफ्टर द 3rd सैटरडे ऑफ दैट मंथ। अगर उसी महीने के 3rd हम लोगों को सैटरडे की 4 दिन बाद की डेट बतानी है तो वो क्या होगी। तो देखो इसके लिए सिंपली आप लोगों को कैलेंडर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ देखो 8वां दिन आप लोगों का संडे है, तो पहला दिन भी क्या होगा, 7 दिन पीछे चले हो, पहला दिन भी संडे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको तो आप हाथ पे अपनी फिंगर टिप्स पे कर सकते हो इजीली। सो अगर 8वां दिन संडे है तो पहला दिन भी संडे होगा। पहला दिन संडे है मतलब दूसरा दिन आप लोगों का क्या होगा, सॉरी दूसरा दिन नहीं, आप लोगों का 7वां दिन जो होगा, 7वां दिन आप लोगों का सैटरडे होगा। 7वां दिन पहला सैटरडे, फिर उसके बाद 14th को आप लोगों का सेकंड सैटरडे, और 21st को आप लोगों का 3rd सैटरडे आ जाएगा। 3rd सैटरडे से जस्ट 21st से 4 ऐड कर दो दिन, तो कितना हो जाएगा 25 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर निकल जाता है। सो इसको आराम से पॉज करके आप देख भी सकते हो मैंने क्या कैलकुलेशन बिठाई है, मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो आप लोगों से कह रहा है, ये आप लोगों को थोड़ा बीकॉम के अंदर आया था।
फाइंड द मिडल लेटर बिटवीन के एंड वी इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। के और वी के बीच में एकदम मिडल लेटर कौन सा आ रहा है, इसको लिख के देख सकते हो वैसे तो। सो के जो हमारी अल्फ़ाबेट्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, सो उनके बीच में के से लेकर वी के बीच में मिडल लेटर कौन सा आएगा वो नहीं आ सकता है, क्योंकि उनके बीचों बीच कोई भी लेटर नहीं आ रहा है। बीचों बीच का मतलब कि लेफ्ट साइड से भी आप जा रहे हो और राइट साइड से भी जा रहे हो, तो बीच का एकदम लेटर बताना है, मीडियन बताना है, और मीडियम इन दोनों का कोई भी नहीं आ रहा है। सो नो लेटर पॉसिबल इसका करेक्ट आंसर था। तो सोचो इतना ईजी पीजी क्वेश्चन, अभी तक मैंने टफ क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को, अब सोचो इतने ईजी क्वेश्चन IPUCT के लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये आप लोगों को कह रहा है इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैंने डिक्शनरी में इनको डालना है और लेफ्ट टू राइट डालना है। सो राइट कॉर्नर से आप लोगों को बताना है, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट कॉर्नर से आप लोगों को बताना है फोर्थ वर्ड कौन सा होगा। सो डिक्शनरी में कैसे अरेंज करा जाता है, डिक्शनरी के लिए अरेंज हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। सो अगर चारों का पहला पहला अल्फाबेट देखें, जो कि फर्स्ट का है हमारा रैट का रैट का हो जाएगा आर, और वन का हो जाएगा ओ, बट का हो जाएगा बी, एंड डी का हो जाएगा हमारा मतलब एंड का हो जाएगा ए। तो ऑब्वियसली हमारा जो डी होगा वो सबसे पहले लगेगा, सी होगा वो उसके बाद लगेगा, ठीक है, ओ होगा जो वन होगा हमारा मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा उसके बाद लगेगा, मतलब एक तरीके से पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा डी सी बी ए, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, रैट आएगा, रैट हमारा सबसे सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। सो लास्ट में क्या आएगा, रैट आएगा, ठीक है। सो इसको बेसिकली बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों को प्लेस करना था पहले लेटर्स को, उसी के बेसिस पर आप लोगों का आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, बोट इज रिलेटेड टू ओर इन द सेम वे बाइसिकल इज रिलेटेड टू वॉट। सो रोड, व्हील, सीट या फिर पैडल। अब इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है जिस बच्चे को ओर का मीनिंग ना पता हो वो कंफ्यूज हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना बोट को चलाने के लिए थोड़ा चप्पू वप्पू की नीड होती है, सो वैसे ही साइकिल को चलाने के लिए किस चीज़ की नीड होती है, क्या रोड की नीड होती है? नहीं भाई, अगर वो बोल रहा है बोट समुद्र से रिलेटेड है तो हाँ हम लोग रोड को यहाँ पे टिक कर सकते थे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे व्हील की या फिर सीट की, तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे, क्योंकि बोट को चलाने के लिए अगर हम लोग बोल रहे हैं चप्पू की जरूरत पड़ रही है, तो साइकिल को चलाने के लिए पैडल की जरूरत पड़ती है, जो कि गोल गोल घूमते हैं। दोनों ही चीज़ ओर और पैडल दोनों ही चीज़ गोल गोल घूमते हैं, मैकेनिकली घूमते हैं, और दोनों की वजह से दोनों चीज़ें चल पाती है, बोट और बाइसिकल चल पाती है। सो इसका सही आंसर था पैडल। आगे चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये आप लोगों को थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया था इसको, इन्होंने जो वर्ड्स दिए वो बहुत ही डिफिकल्ट दे दिए थे। सो इफ अगर किसी बच्चे की वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो इसका आंसर ईजिली दे पाएगा। कह रहा है एनीहिलेशन इज रिलेटेड टू फायर, तो वैसे ही आप लोगों को कैटाक्लाइज्म करके एक वर्ड दे दिया था, तो ये कैटाक्लाइज्म जो भी है, कैटाक्लाइज्म या फिर कैटाक्लाइज्म, सो जो भी ये वर्ड दे रखा है किससे रिलेटेड है, क्या वो अर्थक्वेक है, क्या वो स्टीम है, क्या वो इमरजेंसी है, क्या वो डिजास्टर है। सो इसका जो सही आंसर था वो था आप लोगों का अर्थक्वेक, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ये जो आप लोगों को पहला वर्ड दिया गया है वो आप लोगों का कॉज करता है फायर, और जो दूसरा वर्ड दे रखा है उसका मतलब है ग्रेट डिजास्टर। डिजास्टर तो यहाँ पर हमको एक ही दिख रहा है, ग्रेट नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर तो कोई है नहीं, तो ग्रेट डिजास्टर से मैच कौन कर रहा है, अर्थक्वेक। क्योंकि जो फोर्थ है, अगर आप लोग सोचोगे भैया डी क्यों नहीं मार्क करा, डी इसलिए मार्क नहीं करा क्योंकि वो तो सिर्फ डिजास्टर है ना, और स्टीम और इमरजेंसी तो कोई डिजास्टर है ही नहीं, इस वजह से ए को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को कह रहा है कि 4 वर्ड्स आर गिवन इन विच 3 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट। तो बेसिकली ऑड वन आउट वाला ये क्वेश्चन था। चिर्प हो गया, एक हो गया ब्लीड, एक हो गया जंप, एक हो गया नी। अब इसके अंदर भी देखो आप लोगों को पता होगा जो चिर्प होता है और जो नी होता है, चिर्प जो होती है वो बर्ड्स की साउंड होती है, और जो नी होती है, नी करके बोलते हैं ना घोड़े हमारे। सो देखो दो तो हम लोगों को साउंड दे रखी है। ब्लीड भी कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको याद आ जाएगा, शीप्स या फिर गोड्स की जो साउंड होती है वो ब्लीड करके ऐसे होती है, वैसे तो मी करके बोलते हैं हमारी भाषा में, बट इंग्लिश में वो ब्लीड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जंप जो हो जाएगा, जंप हमारा ऑड वन आउट हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बाकी तीनों चीज़ों की वो आप लोगों की साउंड्स हैं, बट जंप एक एक्शन है। सो सोचो इतने आसान बच्चों वाले क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए थे IPUCT बीकॉम के एग्जाम में लास्ट ईयर। आगे देखो हैमर का एक कोड दे रखा है ICPOQJX, तो रेंच का आप लोगों से कोड पूछा है। अब देखो अगर आप देखोगे H के बाद I आता है, ऑब्वियसली आता है, A B मतलब एक लेटर मिस करके फिर C आता है, बिल्कुल आता है, M के बाद 2 लेटर मिस करो तो क्या P आता है, बिल्कुल आता है, M के बाद 3 लेटर मिस करके O आता है, बिल्कुल आता है, E के बाद 4 लेटर मिस करके आप लोगों का Q आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फिर उसके बाद E के बाद 4 या 5 लेटर आई थिंक सो वहाँ पे मिस करेंगे हम लोग, हाँ 4 मिस करेंगे, और R के बाद 5 लेटर्स के बाद X आता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे W के बाद क्या आना चाहिए, तो W के बाद ऑब्वियसली X आना चाहिए, X तो सब में आ रहा है। R के बाद क्या आएगा, एक लेटर मिस करके T आएगा, सब में आ रहा है। अब I या फिर H जो थर्ड लेटर्स है ना, वहां से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। सो देखो हमने क्या किया है, +1 +2 +3 का यहाँ पे पैटर्न चल रहा था। सो W के बाद X आएगा, R के बाद T आएगा, E के बाद H आएगा, N के बाद R आएगा, C के बाद H आएगा, और H के बाद N आएगा। तो ऑप्शन नंबर B हमारे यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। सो सोचो आप लोगों का जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है वो भी हद ईजी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर आता है। ये कह रहा है अगर मैं सीरीज दे रहा हूँ आप लोगों को
9,975, 9,450, 2,100, 600, 240 एंड 160। सो अगला क्या होगा? अगला निकालने के लिए क्या कैसे करेंगे हम लोग? तो अगला होगा 320, बट वो कैसे होगा? देखो जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कि डिवीजन में ही जा रहा होगा, तब पीछे पीछे जा रहा है। तो सो डिवाइड कैसे हो रहा है यहाँ पे? पहले को मैंने कर रहा है 5.5 से डिवाइड, तो मेरे पास 9450 आया। दूसरे को मैंने डिवाइड करा 4.5 से, तो मेरे पास 2100 आ गया। तीसरे को अगर मैंने 3.5 से डिवाइड करा तो मेरे पास 600 आ गया। 600 को अगर मैं 2.5 से डिवाइड करूँगा तो 240 आ जाएगा। 240 को अगर मैं 1.5 से डिवाइड करता हूँ तो 160 आएगा, और 160 को अगर मैं 0.5 से डिवाइड करता हूँ तो छोटा नहीं जबकि बड़ा डिजिट आएगा, जो कि है 320। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी होगी कि कैसे हो गया, ठीक है। तो अगर 160 को आप 0.5 से डिवाइड करते हो सो बड़ा ही डिजिट आएगा 320। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन सीरीज का एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पैटर्न जज करते हुए बताना है। 4 और 3 मतलब ये माइनस में जा रहा है, अगेन 4 है प्लस में जा रहा है, फिर उसके बाद प्लस में जा रहा है 9 की तरफ, फिर उसके बाद अगेन प्लस में जा रहा है 32, और आगे पूछ रहा है आप लोगों से क्या होगा। ये भी आगे वाला भी प्लस में ही जा रहा है, तो 32 से छोटा नहीं है। एक माइनस हुआ उसके बाद आप लोगों का प्लस हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैटर्न है। आइए जानते हैं ये पैटर्न हम लोगों को क्या कहना चाह रहा है। पहले के अंदर बोल रहा है कि हम लोगों को क्या करा है, माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 करा है, देन -1 किया है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है, और -1 किया 3 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 6 होता है, और -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 के अंदर भी अगर आप लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और -3 करेंगे तो आप लोग के पास 9 आ जाएगा। 9 के अंदर अगर मल्टीप्लाई बाय 4 और -4 करते हैं तो आप लोग के पास 32 आ जाएगा। 32 के बाद मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और -5 करेंगे तो 155 आंसर आ जाएगा, जो कि होता है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग OMR शीट के अंदर मार्क करके आएंगे। आगे चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों से सुरभि के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर कोई भी सुरभि है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर बता दे कि सुरभि आप कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो। सुरभि पहले फेस कर रही थी ईस्ट डायरेक्शन, जो कि राइट साइड में होती है। तो उसने पहले 100 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, मतलब नीचे की साइड पे टर्न ले लिया, बेसिकली थोड़ा सा वो साउथ साइड की तरफ जा रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसने 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो उल्टा दोबारा घूम गई ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही। तो दोबारा जब उस साइड में घूम रही है, बट वो 145 डिग्री अब घूम गई है, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली बताना है जो उसकी जो करंट डायरेक्शन थी ना, उससे सिंपली एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो उसको। कितना घुमा दो? 45 डिग्रीज, क्योंकि 100 तो वैसे ही कट जाएगा। सो 45 डिग्रीज उसको ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा। बेसिकली मैं आप लोगों को पूरा ही दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन और घड़ी बना दी है, घड़ी के बेसिस पर हम लोग ईजिली जज कर सकते हैं। सबसे पहली जो उसकी डायरेक्शन है, जो व्हाइट वाली मैंने सुई बना रखी है, जो वो ईस्ट में खड़ी हुई है, ईस्ट में फेस करके खड़ी हुई है। उसके बाद कह रहा है 100 डिग्रीज जब उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो नीचे आएगी। रेड वाली जो सुई है वो मैंने आप लोगों को देखो साउथ से थोड़ा सा, वो साउथ और वेस्ट के बीच में आ चुकी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा 100 डिग्रीज वहाँ पे जाएगी। फिर अगर मैं उसको घुमा दूंगा 145 डिग्रीज तो वो एकदम उसके उल्टा चली जाएगी। इसमें देखो 90 डिग्रीज को याद रखो, 90 डिग्रीज होता है आप लोगों का जस्ट पूरा जो, मतलब देखो पूरा जो आप लोगों का ये जो घड़ी है पूरी की पूरी 360 डिग्रीज है। घड़ी को आधा कर दोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, उसका भी आधा कर दोगे, मतलब अगर हम बात करते हैं 3 से लेकर 6 बजे तक की, सो वो जो आप लोगों का पोर्शन है 3 से लेकर 6 या फिर ईस्ट से लेकर साउथ के बीच का जो पार्ट है सिर्फ वही 90 डिग्रीज है, और उसका भी आधा कर दोगे तो वो 45 डिग्रीज होता है। सो उसी से जस्ट हम लोग देख लेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वो बैठेगा, या फिर अगर आप लोग डायरेक्टली ये जो लाल वाली सुई है वहाँ से 145 डिग्रीज घुमाओगे तब भी वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बैठेगा। सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इस वाले क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत ईजिली आप इसको जज कर सकते हो। 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा मैं ब्लड रिलेशन पे लेके आया हूँ। अगर ए भाई है बी का, मतलब ए हो गया मेल, सी फादर है ए का, मतलब सी भी हो गया हमारा यहाँ पे क्या, मेल, और डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी भी यहाँ पे मेल हो गया, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई हमारे यहाँ पे फीमेल हो गई। अंकल बताना है डी का कौन होगा, ए डी सी या फिर ई। मैं ई को तो देखो एलिमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि ई डॉटर है, मतलब फीमेल है, ई को हटा दो भाई। सी डी और ए, तो ये तो तीनों हमारे मेल्स ही हैं कहीं ना कहीं। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहली बात मेरे को जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं पता कर रहा हूँ। ए बी का भाई है, मतलब ए जो है वो मेल है, मैंने बता दिया ऑलरेडी आप लोगों को। सी इज द फादर ऑफ ए, मतलब ए और बी क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अगर ए और बी मतलब भाई बहन या फिर भाई भाई जो भी हो गए, सिबलिंग्स हैं अगर ए और बी, सो सी जो है वो फादर होगा बी का भी, ठीक है। सी अगर ए का फादर है तो बी का भी फादर होगा। इसके अलावा मैंने बोला डी इज द ब्रदर ऑफ ई, मतलब डी और ई भी सिबलिंग्स हो गए, डी और ई भी भाई भाई या फिर भाई बहन हो गए। इसी के अलावा कह रहा है ई जो है वो डॉटर है बी की, सो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है वो पेरेंट है दोनों का, ई और डी दोनों का। ई और डी अगर भाई बहन है, सो जो ई हो बी होगा वो दोनों का पेरेंट हो गया, ठीक है। ए और बी अगर सिबलिंग्स हैं, डी जो है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड है बी का, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए का ही तो अंकल बना डी, ठीक है। ए मतलब ए ही तो अंकल बना डी का, सो ए इज द अंकल ऑफ डी। देखो अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन में ऐसे ए बी सी डी करने से अच्छा है अपने ऊपर क्वेश्चन को लिया करो, खुद सोचा करो, अपनी फैमिली रिलेशंस पे इन क्वेश्चंस को ट्राई किया करो, उससे बहुत इजीली और सही आंसर निकल के आते हैं, एक्यूरेट आंसर निकल के आते हैं। आगे चलते हैं हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। आप लोगों से पूछ रहा है हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ
करेक्ट क्लॉक इन अ पीरियड ऑफ 2 hours 20 minutes। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का बीकॉम का है, ठीक है, जो क्लॉक वाला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड क्लॉक का क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, वो हर मिनट के हिसाब से 6 डिग्री से मूव करता है। सो टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे 20 मिनट मतलब 140 मिनट। आपके एग्जाम में कितने मिनट्स आप लोगों को मिलेंगे, 2 घंटे 30 मिनट मतलब 150 मिनट, ठीक है। सो अब बेसिकली आंसर यहाँ पे निकालना जा रहे हैं हम लोग। आंसर है हमारा 140 को सिंपली आप 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, 840 डिग्री आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी पीजी कैलकुलेशन है, बहुत ईजी क्वेश्चन बीकॉम के एलआर के अंदर आने वाले हैं। सो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, डरो मत, क्वांट्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एलआर के क्वेश्चन ही आएंगे बीकॉम के अंदर। और अगर बीबीए में ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ गए ना तो आपके भी बीबीए वालों बच्चों मजे हो जाएंगे, या फिर बीएमएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ गए बीएमएस वालों के मजे हो जाएंगे। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोगों से कह रहा है महेश इज 60 ईयर ओल्डर, Ram is 5 year junior to Mahesh and 4 year senior to Raju. Youngest brother of Raju is Babu. Babu is 6 years junior to him. What is the age difference between महेश एंड बाबू? बाबू और महेश के बारे में बताना है, महेश बाबू के बारे में हम लोगों को बताना है। सो आइए जानते हैं महेश बाबू के बारे में। सो राम की अगर मैं बात कर रहा हूँ एज निकालने की, तो कहीं ना कहीं वो आ जाएगी 60, मतलब महेश की एज में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो राम की एज आ जाएगी 55, बिल्कुल आ जाएगी। फिर उसके बाद राजू की एज निकालने के लिए मैं राम में से अगर 4 माइनस करता हूँ तो राजू की एज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। राजू की जो 51 एज आई है उसमें से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो क्या बाबू की एज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब मेरे को किसकी एज के बताना है, डिफरेंस बताना है महेश बाबू के बीच का। सो महेश कितना है हमारा 60 है, और जो बाबू का आया है वो कितना है 45 आया है। 60 माइनस 45 करो, 15 आंसर आ गया। खटखट जल्दी आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। सो देखो मतलब इतनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन हमारे। 15 ऑप्शन नंबर बी, और इसको आप लोग मार्क करके आ सकते हो। इसी के साथ आ जाते हैं हम लोग एक और नए क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप लोगों से पूछ रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स वन ऑफ विच इज 1/3 ऑफ द अदर इज 36। अब ये थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन बस मुझे लगा, जो बीकॉम में हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आया। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 6, 7, 8 या 9। तो बस एक क्वेश्चन मुझे बीकॉम के एग्जाम में लगा था लास्ट ईयर जो टिपिकल आया था, वरना सारे इतने आसान क्वेश्चन दे दिए थे। देखो अगर इसके अंदर भी हम लोगों का कोई बहुत लंबी ट्रिक नहीं लग रही है, इसमें मैं सिंपली बोल सकता हूँ 1/3 की बात हो रही है तो 1 और 3 ये रेशियो होगा दोनों के बीच का। अगर रेशियो 1:3 है तो टोटल कितना आएगा, वो 4 निकल के आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए मेरे को बोला हुआ है कि जो हमारा वन ऑफ विच, मतलब एक नंबर हम लोगों को दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 36 दे रखा है। 36 को सिंपली अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा 9। स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा हमारा वो कितना होगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी पीजी सारे के सारे आप लोग के क्वेश्चन थे। इसी के साथ साथ आज की जो हमारी वन शॉट वीडियो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को जस्ट छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा, ध्यान से सुन लो, उसके बाद वीडियो को एंड करना। देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, कमेंट कर दो अपने जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें आप लोगों को बोलनी है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारी सीरीज़ कैसी लगी आप लोगों को, क्योंकि अब जस्ट सीरीज़ हमारी एंड होने को आ चुकी है। एक बीबीए बीकॉम का मैं पेपर रिव्यू वीडियो जरूर डाल दूंगा आप लोगों के कहने पर। साथ ही साथ में हमारी पूरी सीरीज़ को और इस वाली वीडियो को खासकर मैक्सिमम शेयर करें अपने हर एक दोस्त के साथ में, क्योंकि आप लोगों का बीबीए बीकॉम बीएमएस साथ ही साथ में बीएड एमबीए हर एक जगह पे काम आने वाली है। लॉजिक रीजनिंग और क्वांट्स हर एक जगह पे आ रहा है। इसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। और साथ साथ में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को आप फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप मुझसे कॉन्टैक्ट करके चैट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों को नोट्स PYQs काफ़ी कुछ मिल जाएगा। बाकी एंड करते इस वीडियो को यहीं पे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पिछले इतना ही, धन्यवाद।